इसी इसी के अंदर इस वजह से ना टाइम अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ है। अब यहीं से ना एक पिक्चर डायग्राम करनी ठीक हो। अच्छा बेटा, तीनों बसेज हमने पढ़ ली हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इसको हम डायग्राम की शक्ल में भी देख लेते हैं। ये आपकी कंट्रोल बस है, ये एड्रेस बस है और ये डाटा बस है। ये आपके कंपोनेंट हैं, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब आप देखें इन सब को इन तीनों बसेस के जरिए आपस में जोड़ा गया है। इन तीनों बसेस को कलेक्टिवली सिस्टम बसेस कहा जाता है। तो इस सिस्टम बसेस के जरिए ये कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं और सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, इनको जो आपस में जोड़ा जाता है वो सिस्टम बसेस के जरिए जोड़ा जाता है। तो ये एक एडिशनल कंपोनेंट है। बुनियादी कंपोनेंट्स ये चार ही हैं, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ये सिस्टम बस जो है ये एक एडिशनल कंपोनेंट है और इसके बगैर आपके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ओके बेटा, अब हम अपने अगले सब टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला सब टॉपिक है वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। यदि हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें हम कवर करेंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, डिटेलिंग द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। यानी हमने यहाँ पे कहते एक्सप्लेन करें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग को और इसकी जो स्टेजेस हैं उनको भी एक्सप्लेन करें एंड प्रोवाइड अ थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेज विद एग्जांपल। यानी हर स्टेज के हमें साथ एग्जांपल्स भी देनी है। तो ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा जी, ये डियर स्टूडेंट जो वर्किंग है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, इसके चार स्टेजेस हैं। वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: fetch, decode, execute एंड स्टोर। तो इनको वन बाय वन हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इस पे सबसे पहले हम देखते हैं fetch। फर्स्ट वन इज fetch। fetch का क्या मतलब होता है? इसमें सीपीयू जो है वो हदायत को मेमोरी से फेच करता है। यानी हमने कंप्यूटर को जब हदायत देते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए, एक तो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं और साथ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये दोनों चीजें चली जाती हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, लाइक रैम के अंदर चली जाती हैं। अब सीपीयू ने रैम से हदायत को फेच करना है, तो सीपीयू फेचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम। इस अमल को कहते हैं फेच। यानी जब भी सीपीयू अगली इंस्ट्रक्शन को आपकी रैम से उठाएगा, पिक करेगा प्रोसेसिंग के लिए, तो इस अमल को हम कहते हैं फेच ऑपरेशन। यानी आप एक इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम से उठ के किसके पास आ गई है? सीपीयू के पास, और सीपीयू ने फिर उसके ऊपर अमल करना है। और इस काम में आपकी 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो मेमोरी जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, एक इसमें रजिस्टर होता है, मैं रजिस्टर आपको बता चुका हूँ, सीपीयू पे रजिस्टर होते हैं। उस रजिस्टर का नाम है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। इसमें अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाया जाता है, एड्रेस बस को दिया जाता है और एड्रेस बस फिर वहां से जाकर इंस्ट्रक्शन को उठाती है और फिर उसको सीपीयू में भेजा जाता है। और एक तीसरा रजिस्टर जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है? स्टोर्स द फेच्ड इंस्ट्रक्शन। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन वहां से उठा के सीपीयू को भेजी जाती है वो आईआर के अंदर महफूज की जाती है और फिर उसको आगे उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर के अंदर आपने 2 नंबर्स को जमा करना है, तो जैसे ही हम 2 नंबर कैलकुलेटर को दे देते हैं तो ये होता है फेच का अमल। क्या आपने टाइप कर दिया 2 + 2, तो दिस इज कॉल्ड फेच। यहाँ पे फेच का ऑपरेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डी कोड। कि इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू के पास चली गई है, अब सीपीयू ने क्या करना है? उसको डी कोड करना है। अब डी कोड का क्या मतलब होता है? जो आपका सीयू है ये डी कोडिंग करता है। ये क्या करता है? रीड्स द इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। कंट्रोल यूनिट ने जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आई है उसने इसको समझना है, पढ़ना है
और इसके ऊपर बाद में देखना है कि इसके मुताबिक कौन क्या काम परफॉर्म करना है। तो ये काम करना है सीयू ने। इसमें सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व होता है सीयू, यानी डी कोडिंग का जो अमल है ये काम करना है सीयू ने। इसने हदायत जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है सीपीयू को, यूजर की तरफ से दी गई है या हमने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, तो वो उसको डी कोड करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सी यू डी कोड द इंस्ट्रक्शन मीन ऐड टू नंबर, यानी हमने पिछली मिसाल में देखा हमने दो नंबर्स को जमा करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है कि दो नंबर्स को जमा करो। आपने कहा 2 + 2। अब ये 2 और 2 ये डाटा है, और ये जो दरमियान में ऐड ये है इंस्ट्रक्शन। तो सीपीयू ने इसको देखना है कि क्या करना है। तो सीयू इसको देखता है कि प्लस का मतलब क्या है। तो प्लस का मतलब है ऐड, तो इसको समझेगा और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा। और नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट। यानी सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन पहुंच भी गई, उसने डी कोड भी कर ली, अब वो करेगा इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का होता है अमल करना, एग्जीक्यूशन करना। लाइक हमने किसी को कोई हदायत देती है तो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं तो सीपीयू का जो सीयू है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन, डज अ कैलकुलेशन और मूव्स डाटा, यानी यहाँ पे जो भी काम करना है, अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो सीपीयू कैलकुलेशन करता है, अगर डाटा को मूव करना है तो डाटा को मूव किया जाता है, या जो भी हम हदायत कंप्यूटर को देते हैं सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। और इस एग्जीक्यूशन के अंदर सीयू भी इन्वॉल्व होता है और एएलयू भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कंट्रोल करना है सीयू ने इस तमाम प्रोसेस को। और जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो मैथमेटिकल कोई टास्क है, चाहे वो लॉजिकल टास्क है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, तो ये करना एएलयू ने है, लेकिन इसको कंट्रोल करना है सीयू ने। तो इसमें एएलयू और सीयू मिलके एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। जो तीसरी स्टेज है आपकी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग की। तो और इसकी एग्जांपल अब देख लेते हैं कि एएलयू एड्स 23 + 45 और इसका आंसर आया 68। तो यहाँ पे ये हुआ है एग्जीक्यूशन कि 23 + 45 इसको ऐड करेगा एएलयू और इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा सीयू। तो ये हमारा तीसरी स्टेज होती है एग्जीक्यूट। इसके बाद हमारी चौथी स्टेज है वो है स्टोर। स्टोर अब क्या होता है, स्टोर का मतलब होता है महफूज करना। यानी जो आपने इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को दी या कंप्यूटर को दी, वो सीपीयू के पास आई, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट जो है या तो उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है या उसको शोन किया जाता है आउटपुट डिवाइस पे। यानी आपकी जो एग्जीक्यूशन के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, जो जो भी आपको, उस रिजल्ट को या तो मेमोरी के अंदर स्टोर करना है आपने, या फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आपने शो करना है। तो ये दोनों हैं। स्टोर से मतलब सिर्फ स्टोर करना नहीं है, इसमें दोनों काम आएंगे। या तो उसको स्टोर किया जाएगा मेमोरी के अंदर, या फिर उसको शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे दिखा सकते हैं, प्रिंटर के लिए प्रिंट निकाला जा सकता है। और ये जो चौथी स्टेज है इसमें एक तो मेमोरी हिस्सा लेती है, जो की पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा इसमें आउटपुट डिवाइसेस यानी मॉनिटर या प्रिंटर। अगर तो आपने स्टोर करना है रिजल्ट को या आउटपुट को तो मेमोरी इन्वॉल्व होगी, और अगर आपने इनकी आउटपुट को शो करना है वो उसके लिए आप प्रिंटर पे भी शो कर सकते हैं, मॉनिटर पे भी कर सकते हैं, या आप अगर कोई साउंड की शक्ल में है तो स्पीकर से भी वो साउंड आपको सुनी जा सकती है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस इस काम में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल लाइक पिछला हमने देखा था कि कैलकुलेट डिस्प्ले रिजल्ट 68 ऑन द स्क्रीन। पिछली जो कैलकुलेशन की थी 23 में हमने ऐड किया था दो दो फिगर्स को, उसका जवाब आया था हमारे पास 68। अब इस 68 को हम मेमोरी के अंदर महफूज भी कर सकते हैं और इसको स्क्रीन के ऊपर शो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीन पे शो करवाते हैं तो उसमें मॉनिटर इस्तेमाल होगा, अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो मेमोरी या रैम इस्तेमाल होगी, और आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये थी बेटा 4 स्टेजेस। अब यहाँ पे इसके हम एक पिक्चर की शक्ल में भी देख लेते हैं। एक पूरा साइकिल बना हुआ है इसमें। इसमें आप देखें स्टार्ट होता है ये एग्जीक्यूट, यहाँ से फेच से आपने हदायत को फेच किया जाता है, यहाँ से फिर इसको डी कोड किया जाता है, फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर इसको स्टोर या शो किया जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, डी कोड किया जाता है। तो ये साइकिल, इसको कहते हैं साइकिल। ये साइकिल चलता रहता है सीपीयू के अंदर जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है,
कंप्यूटर आपने शट डाउन नहीं किया उतनी देर तक ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा कि इंस्ट्रक्शन आती रहेंगी, फैच होती रहेंगी, डी कोड होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी, उनको स्टोर किया जाता रहेगा और ये साइकिल इसी तरह आपका चलता रहता है जब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में होता है। तो ये थी बेटा 4 स्टेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हम चलते हैं इस आर्किटेक्चर की कुछ खसूसियात देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा, उसमें क्या है कि हमने डिस्क्राइब करनी है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स और इजाफी तौर पर उन्होंने कहा कि इसके एडवांटेज भी बताएं और डिसएडवांटेज भी बताएं और विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। तो ये अब हम टॉपिक लेक्चर के एंड पे कवर करेंगे। एक हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे एडवांटेज और फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेज। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं। सबसे जो अहम खासियत है इसकी उसको कहते हैं सिंगल मेमोरी स्टोर। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है कि इस मॉडल के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पेश किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने और इसको ना स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये इसको थ्योरी भी कहा जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन की थ्योरी है ये। इसने ये थ्योरी पेश की थी जब इसने ये मॉडल पेश किया था कि डाटा और हदायत को सेम मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि 1940 से पहले जितने भी मॉडल्स थे उसमें डाटा को अलहदा स्टोर किया जाता था और इंस्ट्रक्शन को सेपरेट स्टोर किया जाता था। डाटा को अलहदा से सीपीयू को उठाना पड़ता था, प्रोसेसिंग डिवाइस को, इंस्ट्रक्शन को अलहदा से उठाया जाता था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, स्पीड के इश्यूज भी आते थे। तो इस जॉन वॉन न्यूमैन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि सेम मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट 1945 में जब इसने पेश किया और ये 2025 आज तक यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि आपका डाटा और प्रोग्राम एक ही जगह पे एक ही रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर गेम स्टोर्स कोड एंड प्लेयर स्कोर इन रैम, यानी आप एक गेम खेलते हो, अब गेम का पीछे एक प्रोग्रामिंग हुई होती है। गेम एक प्रोग्रामर ने उसका कोड डेवलप किया हुआ है। अब उसका जो कोड होता है गेम को या जो जिसको हम कह सकते हैं जो हदायत हैं वो भी पड़ी हुई हैं रैम के अंदर, और जो आप गेम खेल रहे हो आपको जो स्कोर मिल रहा है वो भी आपको वहीं पे पड़ा होता है। यानी गेम भी वहीं पे है, आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो भी वहीं पे हो रही है और जो आपको स्कोर मिल रहा है वो भी एक ही मेमोरी के अंदर हो रहा है। रैम तो एक ही लगी हुई है, रैम तो दो नहीं होती आपको लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट पेश किया था जॉन वॉन न्यूमैन, इसको कहते हैं सिंगल मेमोरी स्टोर। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये मॉडल जो है स्टिल मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जो इसकी खासियत है वो है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू प्रोसेसेस वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है। कंप्यूटर को अगर हम हदायत देते हैं उनकी एक तरतीब होती है। आपने कंप्यूटर को लाइक 5 इंस्ट्रक्शंस दी या आपने 5 लाइन्स लिख के भेज दी कि इस पे इसको एग्जीक्यूट करो। अब उसका उसका जो एक सीक्वेंस है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर उस सीक्वेंस को बरकरार नहीं रखा जाएगा तो आपका जो आउटपुट है वो ठीक नहीं मिलेगी। तो सीपीयू जो होता है इस आर्किटेक्चर के मुताबिक, सीपीयू जो होता है जिस सीक्वेंस में उसको हदायत दी जाती हैं सीपीयू उसी सीक्वेंस में काम करता है। लिखा हुआ है प्रोग्राम रन्स ईच लाइन इन ऑर्डर, यानी प्रोग्राम से मुराद है हदायत। सेट इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं इसको प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो भी हम प्रोग्राम या हदायत सीपीयू को देते हैं जिस तरतीब के साथ वो दी जाती हैं उसी तरतीब का उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये एक बड़ा अहम फीचर है, इसकी बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी जो इसकी खासियत है वो है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी प्रोग्राम्स आर सेव्ड इन मेमोरी एंड कैन बी इजीली मॉडिफाइड। यानी एक तो हम कंप्यूटर डाटा जो होता है वो भी रैम के अंदर पड़ा होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पड़ा होता है, और जो प्रोग्राम जो होते हैं वो भी मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं। अगर आपने कोई तब्दीली करनी है प्रोग्राम के अंदर तो आपको हार्डवेयर को कोई छेड़ना नहीं पड़ेगा, यानी यू कैन अपडेट अ प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर। यानी ये नहीं होगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, लाइक आपने विंडो 7 की है, आपने विंडो 8 करनी है तो आपको हार्ड डिस्क बदलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। या आपको रैम बदलनी पड़ेगी, यानी इसका मेमोरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं आपके प्रोग्राम। इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी यू कैन अपडेट अ प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट। और ये भी बड़ी अहम खासियत है। इसी वजह से ये मॉडल जो है अभी तक स्टिल इस्तेमाल में है। ये जो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
इसी वजह से आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या स्मार्टफोन हैं, उनमें ये मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके देखते हैं इस मॉडल के एडवांटेजेस हमें क्या होते हैं। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये भी शामिल था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसके देखते हैं, फायदे क्या है इसके। सबसे पहले ये बड़ा सिंपल डिज़ाइन है। हमारा लेक्चर अभी इस पे चल रहा है तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ओनली 4 कंपोनेंट्स हैं आपके। लाइक आपका मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें इसको यानी एक बड़ा ईजियर कंप्यूटर डिज़ाइन है। एक ही मेमोरी है जहाँ पे डाटा और हदायत पड़ी हुई है, सीपीयू ने वहीं से उठानी है, इनपुट डिवाइसेस से हदायत आनी है और आउटपुट डिवाइसेस के जरिए उससे हदायत उसने हमें आउटपुट हमें दिखानी है। तो ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है, इसको ईजी टू लर्न है, इसको समझना भी आसान है और कंप्यूटर के लिए भी इसको प्रोसेस करना भी, यानी कंप्यूटर की जो डाटा प्रोसेसिंग अमल है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। सीपीयू ने जस्ट आपकी मेमोरी के साथ रास्ते में रहना है और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ रास्ते में रहना है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं और इसी 4 मेन कंपोनेंट्स की वजह से इसकी बहुत एक सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है, जो है हमारे लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी। तो दूसरी इसमें जो इसका जो फायदा है हमें वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन अपडेट सॉफ्टवेयर इजीली विदाउट चेंजिंग द फिजिकल हार्डवेयर। पिक्चर जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको शॉर्ट प्रोग्राम कंसेप्ट के अंदर कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, आपने विंडोज चेंज करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन बदलना है, आपने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इसके लिए आपको फिजिकल हार्डवेयर को छेड़ने की जरूरत, ना ही आपने हार्डवेयर को रिप्लेस करना है, ना ही उसको चेंज करना है। विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर यू कैन अपडेट एनी सॉफ्टवेयर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमें इस मॉडल के अंदर मिलता है और ये एडवांटेज भी जो इसके प्रीवियस मॉडल्स थे उसमें ये अवेलेबल नहीं था। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब जहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज़ के अगर कोई फायदे होते हैं तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एडवांटेज के साथ इसके डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा ये आपका सेम मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका जो सेम मेमोरी इस्तेमाल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए और हदायत को स्टोर करने के लिए। अब अगर सीपीयू ने इन दोनों को हासिल करना है, सीपीयू वेट्स टू गेट, तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है। अगर डाटा उठाना है तो इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़ेगा, अगर इंस्ट्रक्शंस आ रहा है तो डाटा को उठाने का वेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, स्लोइंग डाउन परफॉर्मेंस। तो बाज दफ़ा आपके जो सीपीयू की वर्क स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। बाद में कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन या आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो हैंग हो सकती है, स्लो हो सकती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सेम मेमोरी के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं। इसका फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब अगर सेम वक्त में कभी सीपीयू को उठाना पड़े हदायत या डाटा को, उसको बाद दफ़ा वेट करना पड़ता है, वेट टाइम बढ़ जाता है उसका। तो इससे उसकी परफॉर्मेंस जो थोड़ी सी लो हो जाती है। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। जो मेरा दूसरा डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी रिस्क। यानी आपकी इंस्ट्रक्शन और डाटा सेम जगह पे पड़ा हुआ है, यानी ये सारे सॉफ्टवेयर भी वहीं पड़े हुए हैं, सारे सॉफ्टवेयर का डाटा भी वहीं पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, वन प्रोग्राम कैन हार्म अनदर। एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो किसी दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के डाटा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। या तो इसमें ये एक बड़ा एक रिस्क होता है इसमें कि एक ही जगह पे दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो एक सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को हार्म भी कर सकता है, उसमें कोई चेंजिंग भी कर सकता है या उसका कोई डाटा भी लॉस हो सकता है। ये एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, लेकिन ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जो बॉटलनेक प्रॉब्लम है ये आ जाती है अक्सर, हमें बार बार कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है, स्लो हो जाता है कंप्यूटर। लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे को हार्म कर सके। लेकिन रिस्क है, तो आपको हर चीज़ का रिस्क देखना पड़ता है। यानी एक सिक्योरिटी रिस्क है कि आपका डाटा और प्रोग्राम में सेम जगह पे सारे पड़े हुए हैं, तो इनमें को आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये ऐसा कभी कभार होता है।